तो पिछले एपिसोड में देखा था कि ली वांग की मुलाकात उसकी फियांसे डोंग यान से होती है, जो उससे मिलने के बाद गुस्से में अपना रिलेशनशिप खत्म कर देती है। ऐसा करने के पीछे की वजह ली वांग को सिस्टम ने बता दिया था कि डोंग यांग ने असल में रीबर्थ किया है और उसे अपने पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज याद है। ली वांग के पास ऑप्शन था कि वो उसे मार दे, पर वो उसे मारता नहीं है। दूसरी तरफ अपने पास मौजूद सोंग बाइली के उस ब्रेसलेट को ठीक करवाने के लिए वो गुआनी को बुलाता है, पर गुआनी तो सोंग बाइली की सारी स्टोरी सुनने के बाद उस ब्रेसलेट को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। गुआनी के ब्रेसलेट को तोड़ देने के बाद ली वांग वापस आकर मास्टर को रिवाइव करने के लिए उसी स्केलेटन का यूज करता है जो उसके पास मौजूद था, जिसकी वजह से मास्टर को ह्यूमन फॉर्म मिल गया था, लेकिन वो भी एक लड़की का, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक नजर आ रहे थे। वो ली वांग से कहते हैं कि आखिर मेरी बॉडी एक लड़की की बॉडी में कैसे कन्वर्ट हो गई। ली वांग खुद भी काफी ज्यादा परेशान था। वो सिस्टम में उन स्टेप्स को देखने लगता है जिस टेक्निक की हेल्प से उसने बॉडी को रिस्टोरिंग किया था। वो उस टेक्निक को दोबारा चेक करते हुए कहता है कि मैंने तो कोई गलती नहीं की, तो फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कहीं हमने जिस बोन का यूज किया है उस बोन में ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर ली वांग उस दिन को याद करता है जब उसने इस स्केलेटन को मारा था। वो लड़कियों की तरह शर्मा रहा था, जिसे याद करते हुए वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर कह रहा था कि कहीं ये बोन किसी लड़की का तो नहीं। मास्टर याओ काफी ज्यादा परेशान होते हुए कह रहे थे कि अब मैं क्या करूं, अब मैं ऐसी लड़की की बॉडी में तो नहीं घूम सकता ना। ली वांग तो सिस्टम पे गुस्सा निकालने लगता है कि क्या तो मुझे पहले याद नहीं दिला सकती थी, कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई हमसे। ली वांग मास्टर याओ से माफी मांगते हुए कह रहा था कि सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, यंगर जनरेशन का होने की वजह से मैंने जल्दबाजी कर दी और आपके लिए एक औरत की हड्डी चुन ली। अब हमें सिर्फ एक ही काम करना है, आपके ब्लड सोल बोन का मैच होने का इंतजार करना है। एक बार कोई बोन आपके ब्लड से मैच हो गई तो हमें आपको दोबारा से रिस्टोर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मास्टर तो काफी ज्यादा निराश होते हुए कह रहे थे कि बस यही है जो तुम कर सकते हो। ली वांग अपने पास से एक तिलिस्मान निकालकर मास्टर को देते हुए कह रहा था कि आप इसे संभालिए, अगर वो बंदा आपको मिलेगा तो ये तिलिस्मान ग्लो करने लगेगा और जब भी ऐसा होगा आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। अब हमें सीधा 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग शुनियो टावर की औरतों के साथ फाइट कर रहे थे। शुनियो टावर में लड़कियां डांस करती है और वहाँ बड़े बड़े लोग आकर उनका डांस एंजॉय करते हैं। जहाँ एंटर होने के लिए एक बंदा वहाँ की फीमेल स्टाफ को डांटने लगता है। वो तो काफी पोलाइटली कह रही थी कि आज आप शुनियो टावर के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि किसी ने इस टावर को पूरा बुक कर लिया है, अब कल आ जाना। ये सुनने के बाद ये घमंडी इंसान कहता है कि ऐसा कौन है जिसे सारी की सारी लड़कियां अकेले चाहिए, आखिर वो हमें अंदर क्यों नहीं आने देना चाहता। ये बोलने के बाद वो जबरदस्ती जंप करते हुए सुनियो टावर के अंदर पहुंच गया था, पर वहाँ से उसे एक बंदा काफी बुरी तरीके से घायल करके बाहर फेंक देता है और फिर उन सभी के सामने आ गया था गू चैन, जिसे देखने के बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये गू फैमिली का यंग मास्टर, इसने शाओ फैमिली के यंग मास्टर को काफी बुरी तरीके से हराया था। इसकी पावर का नमूना देखने के बाद तो वो सभी डर के वहाँ से भाग जाते हैं। सुनियो टावर की स्टाफ काफी खुश हो जाती है उनको वहाँ से जाता हुआ देखकर। दूसरी तरफ वो लोग जाते हुए बात कर रहे थे कि ये गू चैन इतना ज्यादा पावरफुल है कि बील और शाओजोंग उसे अपने लिए हायर करने वाला है। हमें दिखाया जाता है वहाँ एक बग्गी खड़ी थी जिसके अंदर डोंग यान मौजूद थी। वो उन सभी की बातें सुनने के बाद कहती है कि लगता है इस बार की कंपटीशन का रिजल्ट भी बिल्कुल वैसा ही निकला जैसे प्रीवियस लाइफ की मेमोरी में है। इसका मतलब वो इंसान पहले जितना ही कमीना और पावरफुल है। कंपटीशन जीतने के साथ साथ उसके पास वो 5 ग्रेट ट्रेजर भी आ गए होंगे जो होली लॉर्ड ऑफ हेवन से आए हैं। अगर मैं अपनी प्रीवियस मेमोरी को खंगालूं तो इस बंदे की कल्टीवेशन ज्यादा से ज्यादा नर्वस व्यान पर होगी और मुझे उसे मारने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये बोलने के बाद वो बग्गी के चारों तरफ एक पावरफुल तिलिस्मान लगा चुकी थी। डोंग यान आगे बताती है कि इतनी कम कल्टीवेशन होने की वजह से ही ये अपनी प्रीवियस लाइफ में ली वू वांग के हाथों काफी इजीली मारा गया था और ली वांग ने इसके पास से इसके पांचों के पांचों ट्रेजर हथियार लिए थे। पर इस लाइफ में जब मुझे सारी की सारी कहानी पहले से ही पता है तो मैं इसे मारकर सारे ट्रेजर हासिल कर लूंगी। चैन जब सोयोन टावर से बाहर निकलकर जाने लगता है तो वो सोयोन टावर की लड़कियों की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी है। तभी अपनी बग्गी के साथ डोंग यान उसके सामने आ जाती है जो उससे कहती है कि मास्टर चैन, अगर आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए सवारी करना चाहते हैं
तो आप चल सकते हैं। उस लड़की को देखने के बाद चैन कह रहा था कि क्या ये यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती है, पर ये यहाँ मेरे पास क्या कर रही है, देखने में तो काफी ज्यादा सुंदर है। वो डोंगयांग से कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। वो तो शर्माते हुए कह रही थी कि हाँ मैं आपको जानती हूँ, आप गुजन है ना जिन्होंने शाओ फैमिली के यंग मास्टर को हराया। पूरी सिटी में आपको कौन नहीं जानता। ये सुनने के बाद चैन कह रहा था कि एक और लड़की जो मेरे प्यार में पागल हो गई है। अब अगर ये मेरे प्यार में पागल हो गई है तो क्यों ना इसे अपना थोड़ा सा प्यार दे दिया जाए। ये बोलने के बाद वो उसकी बग्गी पर चढ़ गया था। वो जैसे ही उसके अंदर एंटर होने वाला था उसे खतरे का एहसास हो जाता है, लेकिन अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। डोंगयान उन सभी तलिस्मान को एक्टिवेट करते हुए एक जोरदार धमाका कर देती है, जिस धमाके से वो पूरी की पूरी बग्गी ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। और वो मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि एक कुत्ता कभी भी अपने खाने का तरीका नहीं बदलता। इसे फंसाना इतना ज्यादा आसान होगा मुझे पता नहीं था। 4 ही शब्दों में लट्टू हो गया और देखो आज यही इसकी मौत की वजह बन गई। डोंगयान को थोड़ी ही देर में एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर चैन की लाश नहीं है। दूसरी तरफ हमें चैन को दिखाया जाता है जो एक हाई लेवल का थंडर प्रोटेक्टिंग बैरियर बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर चुका था। इसके बाद वो एक फाइन कॉलिंग फीस्ट का यूज करते हुए डोंगयान पर काफी पावरफुल फीस्ट अटैक कर देता है। इस अटैक को डोंगयान साइड फ्लिप करते हुए डॉज कर लेती है। वो ये देखकर हैरान थी कि ये मरा नहीं। वो समझ आती है कि इसने जितना पावरफुल पंच मारा है ये पक्का डिवाइन यान की पीक पर पहुंच गया होगा। चैन तो यान की तरफ देखते हुए कह रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके का घटिया क्राइम करने की, जबकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल डिवाइन यान की स्टार्टिंग में भी नहीं पहुंचा। तुम्हें जान से मार दूंगा। ये बोलने के बाद वो लगातार अपने स्पिरिचुअल पंचेस से उस पर अटैक किए जा रहा था। ये पंचेस काफी ज्यादा थे जिनसे बचने में डोंगयान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। वहीं चैन तो अपने लास्ट पंच से उस पर अटैक नहीं करता बल्कि उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेता है। चैन तो उसे टॉर्चर करते हुए कह रहा था कि ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी तरह तुम्हें आसान मौत दे दूंगा। मैं तुम्हारी लाइफ को डेथ से भी ज्यादा वर्स बनाने वाला हूँ। तभी चैन के पीछे एक लड़की अपीयर हो जाती है जो उसे वहीं रुकने को कह रही थी। वो तो काफी हैरान हो जाता है और वहीं हमें दूसरी तरफ ली वांग को दिखाते हैं जो अपनी प्यारी सी प्रेमिका ज़ेंग के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। ज़ेंग तो उसे कहती है कि मास्टर अगर आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो पक्का डोंगयान नाराज हो जाएगी। ली वांग तो कहता है कि 5 दिन गुजर गए लेकिन तुम अभी भी इस बात को लेकर चले सो। मैंने कहा ना कि उसका और मेरा कुछ नहीं हो सकता। क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं लगा कि मैं किसे पसंद करता हूँ। ये बोलने के बाद वो तो उसे किस करने वाला था पर जो तिलिस्मान उसने मास्टर को पकड़ाया था वो आकर उसके किस को ब्लॉक कर देता है। वो इस तिलिस्मान को अवॉइड करके फिर से अपने काम को कंटिन्यू करने वाला था पर तिलिस्मान उसे बताती है कि असल में डोंगयान और मास्टर एक लड़के को मारने गए थे जिसके पास 5 हेवनली ट्रेजर मौजूद है। उन लोगों ने उसे हरा तो दिया लेकिन वो उसके पास से वो ट्रेजर हासिल नहीं कर पाए और वो मास्टर के हाथों से बच के वहाँ से भाग चुका है। उसका नाम गुजन है। पहले तो ली वांग को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता लेकिन ये सुनने के बाद कि वो नया डेस्टिनी सन है उसे काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था। वो कहता है कि इसका मतलब अब मुझे उस नए डेस्टिनी सन को ढूंढना होगा जो कि हमारे हाथों से कब का बच के भाग चुका है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जब ली वांग अपने सेट में वापस आ रहा था ये सोचते हुए कि उसे जल्दी से एक दूसरे डेस्टिनी सन को ढूंढना होगा, नहीं तो उसका यहाँ पर सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाया। गुआनी की वजह से वो ब्रेसलेट भी डिस्ट्रॉय हो चुकी। वो अपने मेंशन में एंटर होते हुए कह रहा था कि अब फाइनली उसे कल्टीवेशन करना होगा ताकि एटलीस्ट वो अपनी कल्टीवेशन को तो इंक्रीज कर सके। ये बोलते हुए वो जैसे ही अपने रूम के अंदर एंटर करने वाला था वो वहीं लड़खड़ा कर गिर जाता है और फिर सिस्टम को देखने के बाद वो गुस्से में सोच रहा था कि सबसे पहले तो मुझे अपनी मेमोरीज वापस लानी होंगी ताकि मुझे पता चल सके कि यहाँ मेरी पास्ट लाइफ कैसी थी, वरना अगर सिस्टम के भरोसे बैठे रहे तो मेरी सारी जिंदगी गुजरने के बाद भी ये मुझे मेरी पास्ट लाइफ नहीं बताएगी। ये बोलने के बाद वो अपने रूम में जाकर सीधा कल्टीवेशन स्टार्ट कर चुका था जहाँ उसकी बॉडी का वो कोर ग्लो करने लगता है। ली वांग काफी देर तक कल्टीवेट करने के बाद भी एक लेवल भी इंक्रीज नहीं कर पाया था और इस बात से उसे काफी गुस्सा आने लगता है कि बिना डेस्टिनी पॉइंट्स के तो वो एक लेवल भी इंक्रीज नहीं कर सकता। वो सिस्टम को चेक करते हुए उस टेक्निक का पता लगा चुका था जो सुप्रीम वर्ड से उसे पास ऑन हुई थी। वो सिस्टम से कहता है कि आखिर मेरी कल्टीवेशन इंक्रीज नहीं हो सकती तो क्या हुआ, स्किल्स तो इम्प्रूव हो सकते हैं ना, मुझे इस टेक्निक को प्रैक्टिस करनी है। ये बोलने के बाद वो काफी फोकस के साथ उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है जिससे उसके सामने सुप्रीम वर्ड का वो मैजिक डोर अपीयर हो गया था। उसे देखने के बाद वो कहता है कि ये मैजिक डोर असल में 2 वर्ल्ड्स को कनेक्ट करता है। अगर मैं इसे अपने इनर कोर में एब्जॉर्ब करवा लूं तो क्या ये मेरे डेंटियान के साथ कनेक्ट हो सकता है।
और फिर इसके थ्रू मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज कर सकता हूँ। एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये बोलने के बाद वो सुप्रीम मैजिकल वर्ड को अपने इनर कोर में लेकर जाता है। उसका इनर कोर काफी ज्यादा फोर्स के साथ उस डोर को खुद से दूर कर रहा था, पर ली वांग की काफी देर की मेहनत के बाद फाइनली सक्सेसफुली वो मैजिक वर्ड उसके कोर के साथ कनेक्ट हो जाता है। उसकी बॉडी से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। वो अपने हैंड टेक्निक की हेल्प से फायर को भी कंट्रोल कर पा रहा था, साथ ही उसकी आंखें भी रेडिश हो जाती हैं। ली वांग की बॉडी से बहुत ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी, साथ ही उसका इनर कोर भी अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने लगता है और फिर एक तेज एनर्जी ब्लास्ट के साथ ली वांग की कल्टीवेशन इम्प्रूव हो गई थी। वो तो साइड स्माइल के साथ कहता है कि शायद मेरा ये एक्सपेरिमेंट काम कर चुका है। इस मैजिक किट की वजह से सच में मेरी कल्टीवेशन इम्प्रूव हो रही है। अगर मैं ऐसे ही कल्टीवेशन को इम्प्रूव करता रहा तो बहुत जल्दी सुप्रीम हेवन रियान पर पहुंच जाऊंगा। ये बोलने के बाद वो काफी ज्यादा सीरियस और एक्साइटेड लग रहा था। उसकी बातों के ही बीच में उसके रूम का दरवाजा उड़ते हुए उसके पास पहुंच जाता है, जिसे किसी ने तोड़ दिया था। ये और कोई नहीं बल्कि चीफ एल्डर थे, जो कि आते हुए कह रहे थे कि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल कुछ ज्यादा जल्दी इम्प्रूव नहीं हो रही है। मुझे तुम पर पहले से ही शक था, इसलिए मैंने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कराई तो मुझे पता लगा कि तुम डीमन पैलेस गए थे। ली वांग तो उन्हें वो ड्रैगन टोकन दिखाते हुए कह रहा था कि मैं वॉइड रियाल में गया था, जहाँ जाने के बाद मैंने सुप्रीम वॉइड की पावर को इनहेरिट किया और मेरी कल्टीवेशन की इम्प्रूवमेंट उसी इनहेरिट पावर की वजह से है। पर ये चीफ एल्डर तो उस पर यकीन नहीं कर रहे थे, बल्कि वो कहते हैं कि मैंने कुछ दिनों पहले तुम्हारी बॉडी के ऊपर एविल स्पिरिट का साया देखा है, और इसके अलावा मैं तुम पे भरोसा करके तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं? ली वांग तो काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कह रहा था कि अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो फिर आप करना क्या चाहते हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? चीफ एल्डर तो साफ साफ ली वांग से कहते हैं कि ये सेक्ट छोड़ो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो फिर मेरे पास एक ही रास्ता बचेगा और वो है तुम्हें जान से मारने का। फिर हम में से किसी एल्डर को दोष मत देना अगर हमने तुम्हारे फादर और तुम्हारे पूरे क्लैन को बर्बाद नहीं कर दिया तो। ली वांग का कहना था कि मुझसे मसला सिर्फ आपको है, अगर मैं आपको ही मार दूं तो फिर मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसको पता लगेगा? वो एल्डर तो जोर जोर से हंसते हुए अपनी आइस फॉर्मेशन क्रिएट करके काफी सारे आइस पिन से उस पर अटैक कर देता है। वो एल्डर अटैक करने के बाद ली वांग से कह रहे थे कि आज मेरे हाथों तुम तो क्या तुम्हारे एंसेस्टर भी बच के नहीं जा सकते। वहीं ली वांग कुछ नहीं कहता, बल्कि एक स्पिरिचुअल बैरियर बनाकर उस एल्डर के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। वो एल्डर तो ये देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक नजर आ रहे थे। वहीं ली वांग एक जोरदार हिट के साथ उन सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ली वांग अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए काफी गुस्से में आगे बढ़ रहा था और उसके साथ ही उसकी कल्टीवेशन तेजी से इम्प्रूव होने लगती है। उसका इनर कोर उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को और ज्यादा इंक्रीज करते जा रहा था। वो धीरे धीरे डिवाइन डिपार्चर रियान, डिवाइन पीस रियान, डिवाइन डिमॉन रियान पर पहुंच जाता है और फाइनली वो एक डिवाइन मास्टर बन जाता है। वो तो उस एल्डर से कह रहा था कि अब मेरी पावर तुमसे भी ज्यादा हो चुकी है। तभी उसके पीछे उसका वो स्केलेटन स्पिरिट बाहर आ चुका था, जो साइज में बहुत ज्यादा था। उस स्कल स्पिरिट को देखने के बाद ये एल्डर अपनी जान बचा के वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, पर ली वांग का वो स्कल्पचर उसे अपने हाथों से हवा में उठा लेता है। दूसरी तरफ ली वांग की थर्ड आई ओपन हो गई थी, जिसकी वजह से वो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो चीफ एल्डर तो ली वांग का ये रूप देखने के बाद डर से कांपते हुए कह रहा था कि यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूंगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आपने डीमन पावर को ऑब्टेन किया है। ली वांग अब तक काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुका था। वो उस एल्डर से कहता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। ये बोलने के बाद वो उस एल्डर की सारी हड्डियों को तोड़कर उसे जमीन पर पटक चुका था और फिर उसके मरने के बाद उसकी सोल एसेंस को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। वो बिल्कुल एक डीमन की तरह हंसना शुरू कर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे किसी ने पोजेस कर लिया हो। थोड़ी ही देर बाद उसका पूरा का पूरा हुलिया चेंज हो जाता है। वो बिल्कुल किसी डीमन मास्टर की तरह लग रहा था। वो डीमन मास्टर उसे बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि ली वांग अपने कॉन्शियस को कंट्रोल करते हुए अपनी बॉडी को वापस से कंट्रोल कर लेता है। ऐसा करने की वजह से वो अंदर से इंजर्ड हो चुका था। साथ ही उसे पता लग जाता है कि ये पावर यूज करने की वजह से वो डीमन मास्टर उस पर हावी हो रहा है। वो डिमोनिक फोर्स अंदर से खुद को पुश करी थी ताकि वो ली वांग की बॉडी पर पूरा कंट्रोल बिठा सके, पर ली वांग उस डीमन पावर को कंट्रोल करने के लिए कल्टीवेशन करने लगा था ताकि वो उस पावर को पूरी तरीके से सप्रेस कर दे। ली वांग को पता था कि इस बार वो कुछ ज्यादा ही हाइपर होकर इस डीमन पावर को यूज करने लग गया,
थोड़ी देर की सप्रेशन कल्टीवेशन के बाद उसने उस कोर के आगे स्पिरिचुअल बैरियर लगा दिया था, जिसके बाद वो डेमोनिक पावर और उसकी बॉडी पर कंट्रोल न बिठा पाए। एक बार अच्छे से कंफर्म होने के बाद कि वो एविल स्पिरिट उसकी बॉडी से बाहर नहीं आएगी, वो रिलैक्स हो जाता है। तभी अचानक से वहाँ उसके फादर आ जाते हैं, जो ली वांग से पूछ रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा था। मैंने 2 लोगों के लड़ने की आवाज सुनी, क्या तुम मुझे बताओगे यहाँ थोड़ी देर पहले क्या चल रहा था? ली वांग अपने फादर के इस सवाल पे बहुत ज्यादा शॉक रह गया था, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। ली वांग के फादर ने उस ओल्ड एल्डर की लाश को नहीं देखा था, तो इस बात का फायदा उठाते हुए ली वांग कहता है कि मैं बस नींद में चल रहा था और मैं किसी पुरानी चीज से टकराकर नीचे गिर गया। ये सुनकर उसके फादर एक गहरी सांस भरते हुए कह रहे थे कि तुम बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो। मैंने बाकियों को तो मना कर दिया है कि वो तुम्हें आकर परेशान ना करे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस बात का ख्याल करो और अपना थोड़ा सा ध्यान रखो। वो अपने फादर को थैंक यू बोलता है। उन्होंने इस तरीके से उसे समझाया और वो उसे देखने आए। उसके फादर ये सुन के वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ली वांग अपनी डिवाइन पावर की हेल्प से उस बॉडी को पूरी तरीके से वैनिश कर चुका था। साथ ही वो ये सोचने लगता है कि वैसे तो उस मैजिक एनर्जी ने मेरे डैंटियान को काफी ज्यादा ग्रो कर दिया है, इससे मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिली है, लेकिन ये बात भूल ही नहीं जा सकती कि वो धीरे धीरे मेरी बॉडी पर कब्जा करने लगा है। उस पावर को यूज करने के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए जब तक जरूरी ना हो तब तक मैं वो पावर यूज नहीं कर सकता। ये बोलने के बाद वो थोड़ा सा निराश होकर फिर थोड़ी ही देर में सीरियस होते हुए कह रहा था कि यहाँ का काम तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, क्यों ना अब चल के उस डेस्टिनी गर्ल और डेस्टिनी चाइल्ड से मिला जाए। के मास्टर के उसे उसके सेट में भेजने के बाद आखिर वो कर क्या रही है। सीन शिफ्ट होता है और 3 दिन के बाद स्वान वो इमॉर्टल डायनेस्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डोंग यांग को गार्डनिंग करने का काम दिया था और वो बड़ा दिल लगाकर पौधों को पानी दे रही थी, वो भी अपनी पावर का यूज करके। ये देखने के बाद दोनों गार्ड कह रहे थे कि ये तो ट्रू डिसाइपल है ना, आखिर ये यहाँ गार्डनिंग क्यों कर रही है, वो भी आउटर सेक्ट में। ये सुनने के बाद दूसरा वाला गार्ड बताता है कि मैंने बस इतना सुना है कि इस लड़की ने ब्रदर जांग यांग को काफी बुरी तरीके से ऑफेंड किया, इसलिए उन्होंने गुस्से में सजा के तौर पर इस लड़की को यहाँ भेज दिया ताकि ये हमारे साथ एक आउटर डिसाइपल बन के काम कर सके। ये सारी बातें सुनने के बाद तो डोंग यांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरा वाला गार्ड कहता है कि हाँ, ब्रदर जांग ऐसा कर सकते हैं, वैसे तो ये दोनों ही ट्रू डिसाइपल है, लेकिन ब्रदर जांग सीनियर होने की वजह से क्राउन प्रिंस बनने वाले हैं, वो भी श्वान वो इमॉर्टल डायनेस्टी के। इसके साथ ही वो सीलिंग हेवन रियाल्म पर है और यहाँ के फर्स्ट एल्डर बनने वाले हैं, तो इस लड़की को उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए थी। लगता है ये सच में काफी ज्यादा बेवकूफ और आंख से अंधी है, जो इसने ब्रदर जांग यांग को हर्ट करने की कोशिश की। ये सुनकर तो डोंग यांग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो काफी गुस्से में कहती है कि इस गार्डन के बग्स कितने ज्यादा शोर मचाते हैं। ये बोलने के बाद वो उन सभी पर आइस थॉर्न्स अटैक कर देती है, जिससे वो गार्ड्स पीछे हटने लगे थे। उन गार्ड्स को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर तभी वो जांग यांग आ जाता है, जो उन्हें वहाँ से जाने को कह रहा था। ये सुनने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। डोंग यांग तो अपना काम बड़ा दिल लगा के कर रही थी, पर तभी ये जांग यांग उसके पास जाकर उसके फेस को टच करते हुए कह रहा था, जूनियर सिस्टर, इतना काम करते हुए क्या तुम थक गई हो? डोंग यांग पीछे हटते हुए कह रही थी कि सीनियर ब्रदर, थोड़ा सा लिहाज करिए अपनी पोजीशन का और मुझसे दूर रहिए। वो तो कहता है कि जूनियर सिस्टर, मैं तो बस तुम्हारा पसीना पोंछ रहा था, इतना ज्यादा गुस्सा करने की क्या जरूरत है? वैसे भी यहाँ का काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम करते करते थक जाओगी, तो क्यों ना अगर तुम अपना माइंड बदल लो तो ये वीकेंड तुम मेरे साथ गुजार सकती हो, शायद क्या पता इससे मैं तुम्हारी बदतमीजियों को अवॉइड कर दूं। डोंग यांग तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि उसने सीनियर की बात सुनी ही ना हो। वो कहती है कि आप यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि मुझे काम करने में लेट हो रहा है और मेरे पास अभी भी काफी सारा काम पड़ा है। डोंग यांग को इस तरीके से उसे एटीट्यूड दिखाता देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी पावर का यूज करते हुए कह रहा था कि कितनी बदतमीज लड़की है, ऐसी कोई भी डिसेबल नहीं यहाँ पर जो मुझसे फेवर ना चाहती हो। ये बोलने के बाद वो अपनी स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए डोंग यांग को हवा में उठाकर उसकी गर्दन दबाने लगता है। साथ ही वो ये कह रहा था कि तुम जैसी एक गरीब घर से आने वाली डिसाइबल, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम मेरी नजरों में आई हो और मैं तुम्हें अपने साथ चाहता हूँ, और इस चीज के लिए तो मुझे नखरे दिखा रही है। ये बोलने के बाद वो अपने दूसरे स्पिरिचुअल हैंड से काफी बुरी तरीके से उसे टच कर रहा था। जैसे ही वो उसकी बॉडी के सेंसिटिव पार्ट पर टच करने वाला था, तभी वहाँ पर अपीयर हो जाता है हमारा ली वांग, जो ये देखने के बाद गुस्से में भड़कते हुए एक जबरदस्त पंच उसे थ्रो करते हुए कह रहा था कि बदतमीज आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फियांसे पर आंख उठाकर भी देखने की। ली वांग का पंच इतना ज्यादा जबरदस्त था कि ये बंदा एक ही पंच में लुढ़कते हुए ढेर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ली वांग को वहाँ देखकर डोंग यांग काफी ज्यादा शॉक होते हुए कह रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
वो तो कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी तो मैं तुम्हें देखने आ गया, पर मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ आने के बाद मैं देखूंगा कि कमीना तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा है। अब तक उस बंदे को भी होश आ गया था। वो कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं स्वानवू कंट्री का होने वाला प्रिंस हूँ। ली वांग उसकी बातें सुनने के बाद कहता है तो इसका मतलब कि तू लड़ नहीं सकता। वो बंदा तो गुस्से में खड़े होते हुए कह रहा था कि लड़ नहीं सकता, आज मैंने यहाँ तेरी कब्र ना खोद दी ना तो तू मेरा नाम मत याद रखियो। ये बोलने के बाद वो अपने सेक्ट का सबसे पावरफुल फॉर्मेशन जुआनवू फॉर्मेशन क्रिएट कर चुका था, जिससे उसके पीछे उसकी वज्रा बॉडी अपीयर हो जाती है। उसकी ये वज्रा बॉडी देखने के बाद तो दोंगयांग परेशान हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ ये बंदा उस वज्रा बॉडी से ली वांग पर अटैक कर देता है। ली वांग ने तो एक हाथ की उंगली से ही उस अटैक को ब्लॉक कर लिया था। वो तो काफी इजली इस पावरफुल अटैक को रोकते हुए कह रहा था कि ये तो एक कछुए के शील से भी कमजोर है। इतनी गंदी पावर का यूज करते हुए तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की तू जुआनवू का प्रिंस है। ली वांग अपनी 2 फिंगर से काफी पावरफुल फोर्स रिलीज करता है, जिससे वो वज्रा बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी। इससे पहले कि वो बंदा जमीन पे गिरता वो उसे अपने स्पिरिचुअल हैंड से ट्रैप कर चुका था। वो उसे अपनी मुट्ठी में दबाते हुए दोंगयांग से कह रहा था कि बताओ मार दो इसे जान से। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद जांगयांग कह रहा था कि अगर तूने मुझे मारने की जरूरत की ना तो मेरी पूरी फैमिली तेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर देगी। दूसरी तरफ दोंगयांग बताती है कि स्वानवू एम्पायर, कैलेस्टियर एम्पायर और एंशिएंट ली फैमिली ये तीनों ही अपर यान के 4 मेजर फोर्सेस हैं। ये सारी फैमिलीज आपस में जुड़ी हुई हैं, तो क्या तुम इसे मारकर मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क उठाओगे? ली वांग का कहना था कि इस जैसे कमीने परवर्ट को तो जान से मार देना चाहिए और वो अपनी मुट्ठी को और ज्यादा टाइट करने लगता है, जिससे तो जांगयांग की हालत खराब हो गई थी। उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। ये देखने के बाद कि ली वांग उसे कितनी बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा है, दोंगयांग कहती है कि क्या इसने अपने गुस्से को बढ़ा लिया सिर्फ मेरे लिए। तभी अचानक से सिस्टम अपीयर होते हुए बताती है कि डेस्टिनी गर्ल दोंगयांग तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को चेंज कर रही है। ये सुनकर तो दोंगयांग साइड स्माइल करते हुए कह रहा था कि इसका मतलब कि ये इफेक्टिव था। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना ज्यादा जरूरी नहीं था, बल्कि एक हीरो की तरह एक लड़की को बचाना काम कर गया। उनकी बातों के ही बीच में एक एल्डर अपीयर हो जाते हैं, जो कि अपनी पावर का यूज करते हुए ली वांग के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कह रहे थे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेट के सीनियर डिसाइपल को इस तरीके से हर्ट करने की। उस मास्टर के अटैक की वजह से ली वांग का अटैक पूरी तरीके से खत्म हो गया था, जिससे वो बंदा नीचे गिरने लगता है तेजी से और जोर से जमीन पर गिरने की वजह से उसका काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था और वो बुरी तरीके से तड़प रहा था। वो एल्डर वहाँ अपीयर होते हुए अपनी एक्सट्रीम एनर्जी रिलीज कर रहे थे, जिसका प्रेशर काफी ज्यादा था। उन्हें देखने के बाद दोंगयांग उन्हें ग्रीट करने लगती है, क्योंकि ये उनके सेट के फर्स्ट एल्डर थे। और वहीं दूसरी तरफ ली वांग उसके पावर को देखने के बाद सीरियस होते हुए कह रहा था कि एक और कमजोर दिल का इंसान जो कि गॉर्लेरियन पर है। ये लोग ना तो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही सही से अपनी पावर को। वो दोनों ही एक दूसरे को इंटेंस लुक दे रहे थे। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।